हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोग का घटना चक्र का पॉलिटिकल साइंस का क्लास 2 लेकर। इसके पहले मैंने एक क्लास दे चुकी हूँ। आज जो भी मैं क्लास करवाती हूँ सब इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को बुक में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग खुद पढ़ के देख लीजिएगा हमें क्या पढ़ाई करना है ना। अपनी चीज़ की पढ़ाई नहीं करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो ये कह रहा है 64 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इसके पहले मैं 63 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ आप लोग का भी। ठीक है, तो आप लोग नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो किसको दी गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। ठीक है, किसको दी गई है, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ही पास रहता है, बाकी किसी के पास नहीं रहता है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 66 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो कितना में किए गए, तो 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 जो है वो हम लोग को मौलिक अधिकार में प्राप्त है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 67 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का संबंधित है। कौन सा है, तो अनुच्छेद ए। ठीक है, इसमें बोलने का अधिकार है। ठीक है, कहीं आने जाने का अधिकार, इसमें बहुत सारा मतलब 5 गो है, ए बी सी डी ई एफ तक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। क्योंकि टाइम का अभाव, विस्तार से बताएंगे तो पता चलेगा कि आप लोग क्लास 25 दिन तक चलते रह जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करवाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं। कौन सा है, तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक है, बाकी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आया 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, लड़खड़ा जाते हैं कोई बात बोलते बोलते, क्योंकि थोड़ा ये क्या बोलते हैं मुंह पक गया, तो ये कोई भी उच्चारण निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अपने इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहे 70 नंबर क्वेश्चन, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, किसमें है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 71 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो किसमें की गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में की गई है दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद आ रहा है 72 नंबर क्वेश्चन, कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर सी, कि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 73 नंबर क्वेश्चन, कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। तो कितना में किया गया है, तो 42वां संशोधन में किया गया है मौलिक कर्तव्यों का निर्धारित। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वां संशोधन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 74 नंबर क्वेश्चन, कि 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जानते हैं, तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब आ रहा है 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना भारत के मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद आ रहा है 76 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति हैं किसका हिस्सा? संसद का हिस्सा होता है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 77 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव किया जाता है, कैसे किया जाता है इसका चलिए हम विस्तार समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी दे रहा है अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्ताक्षर मत प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, इसका आंसर बी और सी दोनों सही है। इसका आंसर दोस्तों बी और सी दोनों सही, एकल होता है। ठीक है, और उसके बाद अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ रहा है 78 नंबर क्वेश्चन, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। अगर भारत के चुनाव में कोई विवाद है तो उसको किसको सौंपा जा सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 79 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 80 नंबर क्वेश्चन, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 81 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार के उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 82 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों में किससे निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति से निहित किया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 83 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, कब कर सकता है? तो ऊपर वर्णित सभी कारणों से, मतलब हथियार बंद विद्रोह के आधार पर भी आपातकाल घोषणा हो सकता है, बाह्य आक्रमण के कारण भी हो सकता है, युद्ध के आधार पर भी हो सकता है। ठीक है, इस युद्ध के आधार पर भी हो सकता है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 84 नंबर क्वेश्चन, प्राय किसकी सलाह पर राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करता है? किसकी सलाह पर? तो किसकी सलाह पर? तो गवर्नर के सलाह पर ही कर सकता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 85 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं देता है, तो क्या नहीं देता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति करना। भारत के राष्ट्रपति का अधिकार क्या नहीं देता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का कर सकता है, राज्यपाल का कर सकता है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 86 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या करें, क्या नहीं प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, मतलब उनके पास सब प्राप्त है। क्षमादान करने का प्राप्त है अधिकार, आपातकाल घोषणा करने का भी अधिकार है, अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है, लेकिन वो उसके पास अधिकार नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को
हटा दें। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि 87 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ के थे? तो बिहार के थे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव भारत के उपराष्ट्रपति, ये दोस्तों इसमें असत्य है, सबसे गलत यही है। ठीक है, ये मतलब एक तरह से गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये सही है, ये सही है, ये सही है, मतलब सही बोला जा रहा है राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 होना चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति, भी सही है। और डी नंबर आ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीनों सही है, बाकी ये गलत है, सी। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 89 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो कौन है? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद आ रहा है 90 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री मुख्य है, तो क्या है? तो केंद्रीय सरकार है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य है, तो क्या है? तो केंद्रीय सरकार का है। ठीक है, किसका मुख्य है? तो केंद्र सरकार का। दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 91 नंबर क्वेश्चन, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो क्या होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति होते हैं। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इसको पहले से एक बार फिर पढ़ लें। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, किसके होते हैं? तो लोकसभा के प्रति होते हैं। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है कि मंत्री परिषद उत्तरदायी होते हैं, किसके होते हैं? तो प्रधानमंत्री के प्रति। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती, कौन करते हैं? तो कौन करती है? तो विधायिका जो होती है वो कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, विधायिका। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है कि संसार के संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, चलते हैं इसको बता देते हैं विस्तार से। आइए, कह रहे हैं कि शासन प्रणाली की सामान्य दो पत्तियां होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। विकल्प ई इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 95 नंबर क्वेश्चन कि भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 96 नंबर क्वेश्चन कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ, वह कब हुआ था? तो अनुच्छेद 352 में ही हुआ था मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग, 352 अनुच्छेद में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों में कौन सा परामर्श देता है? तो कौन सा देता है? तो अटॉर्नी जनरल को देता है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब आ रहा है 98 नंबर क्वेश्चन कि भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है कि कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श करता है, तो कौन करता है, एडवोकेट जनरल करता है। ठीक है, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देता है कौन, एडवोकेट जनरल। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 100 नंबर क्वेश्चन कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1956 में हुआ था। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 101 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन है, तो कौन है, तो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता कौन है, तो प्रधानमंत्री। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 102 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 103 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम होनी चाहिए, तो किस आयु से कम होनी चाहिए, तो 30 वर्ष के आयु से कम होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाप रे, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा मतलब अजीब तरीके से पढ़ लिया गया। लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए किसी एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए, तो 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। 30 नहीं होगा इसका आंसर सी हो जाएगा, 25 वर्ष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ाते पढ़ाते मुंह दुखाने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि कोई वर्ड जो होता है लड़खड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आ रहा है 105 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। कितना नहीं प्राप्त होता है भाई, उतना उसे बनाया गया है कि इतना तुमको वोट लेना है तो लेना है, अगर नहीं प्राप्त करोगी तो उसका जमानत तुम खो दोगी। ठीक है, चलते हैं, बताते हैं आपका कि इसका आंसर क्या हो दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 1/6 होता है। ठीक है, नहीं जानते तो जान लीजिए, क्योंकि विस्तार से बताने के लिए अब तो वक्त की थोड़ा कमी है, बट कोशिश करूँगी कि आप लोग को बताऊँ। ठीक है, अब कह रहे हैं लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो 2026 तक रहेगा। ठीक है, 1971 में किया गया लेकिन ये 2026 तक रहेगा, फिर बाद में चेंज होगा दोस्तों। ठीक है, अब 107 नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस पे है, तो 1971 के जनगणना पर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी और राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो कौन सा है राज्य जहाँ पे विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, तो हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, किसके पास रहता है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास रहता है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास रहता है, तो भारत के
राष्ट्रपति के पास। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर नहीं कि बीपीएससी में पूछे, अदर एग्जाम में भी पूछ देता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कर 110 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? कितना अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 330 अनुच्छेद में किया गया, ठीक है। आरक्षण प्रावधान किया गया है अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में, ठीक है, कि मतलब इतना आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो किसे भंग किया जा सकता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा मतलब कोई भी कार्यकाल को भंग किया सकता है लोकसभा का, ठीक है। ये नहीं कि राष्ट्रपति कोई मारेगा कोई प्रधानमंत्री मारे। दोस्तों इसको थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर सोचने का बनाना पड़ता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश लेकर राष्ट्रपति द्वारा उस कार्यकाल को भंग किया जा सकता है, ठीक है, लोकसभा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 112 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया सकता है, तो कब किया सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा के कार्यकाल के समाप्ति के मतलब समाप्त होने के पहले ही भंग कर सकता है। कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। किसके सलाह पर? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 113 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 6 महीने में एक बार होता है, यानी वर्ष में 2 बार होता है, सत्र बुलाए जाते हैं, मीटिंग होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 114 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 115 नंबर, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर है? तो कौन सा राज्य है? बिहार और महाराष्ट्र है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 116 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका हुआ था चुनाव लोकसभा का 1952 में हुआ था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 117 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नांकित में किस आधार पर किया जाता है? तो उसकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, किस पे चुने जाते हैं? तो 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य? तो 6 वर्ष के लिए। लोकसभा 5 वर्ष के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है, राज्यसभा के अस्थायी सदन कहते हैं क्यों? राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसमें विघटित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? राज्यसभा के भंग कौन कर सकता है दोस्तों? डी, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं इसको विस्तार समझ लेते हैं, ठीक है। राज्यसभा एक स्थानीय सदन है, अतः इसे भंग नहीं किया सकता है। अतः विकल्पों में दिए गए किसी अधिकारी से भंग नहीं किया सकता, मतलब कोई भंग नहीं कर सकता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 121 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राज्यसभा में। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रहा है 122 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के चेयरमैन है कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं राज्यसभा के चेयरमैन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब आ रहा है 123 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा लोकसभा के स्पीकर का चुनाव निर्वाचन होता है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 124 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको विस्तार समझ लेते हैं। ठीक है, 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष PM सईद थे। ठीक है, अब आ रहा है 125 नंबर क्वेश्चन कि संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए, कितना दिन का? तो 6 महीने का। ठीक है, संसद के 2 बैठक होता है, 6-6 महीना बुलाया था। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, अब कहा जाता है यहाँ पे कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल होता है, तो कौन सा शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो हमारे चलिए बताते हैं, इसको विस्तार समझ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर बताते हैं। ठीक है, कह रहे कि प्रश्नकाल और सभा पटल पर रखे जाने तत्काल पश्चात किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा करने पर पहले के समय लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। ठीक है, पहले जो शुरू होता है कार्यकाल पहले के समय के, तो शून्यकाल कहते हैं। चूँकि यह मध्याह्न 12 बजे से शुरू होता है, इस अवशिष्ट को भाषा में शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, 12 बजे से 1 बजे के बीच में जो होता है वो शून्यकाल होता है। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के सदस्य प्रतिदिन पूर्व 10 बजे से पूर्व पहले जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं इसके बारे में स्पष्ट बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। ठीक है, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। दिए गए प्रश्न में से कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है, कोई भी सही नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर सी ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे 127 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। नीति कार्यान्वयन पे भारतीय प्रशासन विभाजन प्रणाली संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 128 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो कौन है? तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, अधीनस्थ विधान समिति पर। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद आ रहा है 129 नंबर, आम आदमी पार्टी होते हैं, तो इसका आंसर दोस्तों ई हो रहा है। चलिए इसको विस्तार समझते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे है निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है। उसके चुनाव निष्पक्षता के आधार पर उसे राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तरीय के दल के रूप में माना जाता है। इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं 130 नंबर क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो क्या होता है दोस्तों? चलिए बताते हैं। इसका आंसर दोस्तों 4 हो जाएगा। यह एक विधेयक के विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, इसका आंसर दोस्तों केवल 4 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं दोस्तों, आज यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसको अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी आप लोग क्लास करवाएंगे। ठीक है, बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।